नमस्कार। संगम साहित्य कल का जो सेशन था, मैं समझता हूँ काफी रिच और काफी हैवी स्टडी कंटेंट या मटेरियल से भरा हुआ था। शिलप्पाधिकारम, कुरल, तिरुकुरल, तिरुवल्लुर द्वारा, जीवक चिंतामणि, मणि मैखले, राइट, इलंगो आदिगल। तो काफी सारा आपने पढ़ा कि जैसे मणि मैखले है, शीतले सत्यनारायण की रचना है। आप शिलप्पाधिकारम जो रचना है वो जैन आचार्य इलंगो आदिगल के द्वारा रचित ग्रंथ है। आप जानते हो कि कुल 3 संगमों की बैठकों का आयोजन पांड्य राजधानी मदुरा के अंदर 197 पांड्य नरेशों के संरक्षण में हुआ। ये तमाम चीजें हमने बखूबी देख ली थी और समझ ली थी। बहरहाल जो भी क्लास में जुड़ गए हैं, एक बार मुझे हाय हेलो कर लीजिए या हैंड रेज कर लीजिए ताकि एक जानकारी मिल जाए। अब जो आज की क्लास है उसके अंदर हम जो तमिल साहित्य या संगम कालीन साहित्य था, संगम का मतलब यहाँ पे बैठकों से है, क्योंकि ये तमिल कवियों, तमिल प्रदेश या तमिश्कम या तमिलकम जो प्रदेश है उनके साहित्यकारों कवियों की रचनाएं हैं, इसलिए इसको संगम साहित्यों की इनका इनका संकलन संगम में तमिल कवियों के संगम या बैठकों में किया गया। इनके 2 प्रमुख विषय हैं, पुरम और जिसको आगम या हम आप कहते हो, भावनात्मक और युद्धात्मक 2 विषय हमारे सामने आते हैं। हमने ये भी देखा था कि संगम साहित्य को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, मेलकुनक्कु और किलक्कुनक्कु। मेल्क दोनों ही 18-18 की संख्या है, लेकिन जो मेलकुनक्कु है वो असल में आप जानते हैं कि एक तो उपदेशात्मक है और एक आख्यानात्मक भाव रखता है। जो मेलकुनक्कु है वो एटुट्टुकेर पट्टू पुट्टू में विभाजित साहित्य, तमिल साहित्य है। और 18 जो लघु ग्रंथ आते हैं किलकनक्कु में, वो पट्टिनडिकल कणक्कु जो तृतीय संगम, तृतीय जो तमिल संगम था उसमें रचित ये साहित्य हमारे सामने निकल कर आता है। कुल मिलाकर अब इस कहानी को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। बहरहाल मुझे एक बार बतला दीजिए जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं कि कल तक की बात समझ में आई थी या नहीं आई थी। नहीं आई है तो जो रिकॉर्डिंग क्लासेस उसे देखिए, आप लोगों के पास सुविधा है इस चीज की, आपके अपने एप्लीकेशन पर, और आगे बढ़िएगा। बहरहाल एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर बतला दूं, जो अभी क्योंकि हम आगे जाकर खैर पढ़ेंगे इस बात को कि वीरकल, वीरकल या जिसको हम हीरो स्टोन कहते हैं या मतलब क्या कहना चाहिए, वीरगल भी कहते हैं इसको, इसको नडुकल भी कहते हैं, राइट। इनकी सर्वाधिक संख्या हीरो स्टोन के रूप में आता है। इसका काफी जिक्र होगा सामाजिक ताने बाने के रूप के अंदर संगम साहित्य में। सर्वाधिक संख्या की कर्नाटक में पाई जाती है। बहरहाल हम कल वाली क्लास को फिर आगे अपनी बढ़ाते हैं। एक चार्ट आपको लेकर चलना है और वो समझना है हमें, और बाकी तो आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो वो दिक्कत वाली बात रहेगी ही नहीं। बहरहाल कल तक जो हमने मैटर देख लिया था उसी बात को मैं अब आपके सामने थोड़ा सा आगे लेकर चल रहा हूँ। देखिएगा, इस बात को समझिएगा आप लोग। यदि मैं इस सारे पोर्शन की बात करूं, क्योंकि अब अंततः तो आपको देखना है, आपको समझना है। बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो आपके नीचे की तरफ तो आपके श्रीलंका स्थित है। अब एक बात को समझिएगा, इस काल में, संगम काल में श्रीलंका की जो राजधानी थी, याद रखना, वो थी अनुराधापुर। अनुराधापुर। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम दक्षिणी प्रायद्वीप पेनिनसुला की बात करें तो इसका जो पश्चिमी छोर है वहां पे राज्य आता है चेर। चेर यानी कि जिसको आप कह सकते हैं केरल। और चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह मैंने कल भी बार बार कहा आपको, वो है धनुष बाण। क्लियर? तो ये तो है अरब सागर की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये आपके पूरा का पूरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी की तरफ, जो तमिलनाडु मद्रास वाला एरिया है, यहाँ पर आ जाते हैं चोला, जिनका प्रतीक चिन्ह हमारे सामने आता है बाघ। और सुदूर बिल्कुल दक्षिणी प्रायद्वीप के छोर पर श्रीलंका से ठीक ऊपर आता था पांड्य राज्य, जिसका प्रतीक चिन्ह था, याद रखना, कार्प या मछली।
कार्क या मछली, तो ये तीन आप समझिएगा राज्य, यूं आप इस बात को देख सकते हैं। अब हम यदि इसकी बात करें तो जो केरल की तरफ का समुद्र तट है, बार बार बात आ रही है, वो मालाबार तट है। चोलों की तरफ का जो बिल्कुल समृद्ध मालाबार की तुलना में, वो चोल मंडल या कोरोमंडल के रूप में हमारे सामने आता है। चोल मंडल अथवा कोरोमंडल के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये एक मोटा माटी सा इनका मैप के जरिए चीजों को समझने का प्रयास किया अपना। दक्षिणी प्रायद्वीप में जो संगम कालीन तीन राज्यों, इनमें सबसे शक्तिशाली जो राजवंश है वो चोल हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह ये भी याद रखिएगा, नृत्य शिव, जिसको कहा गया है नटराज। ठीक है साहब। यदि हम चेरों की बात करते हैं तो ये बात भी समझने वाली बात है हमारे बीच में। जी हेमंत, बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो चेर राजवंश है वो सबसे प्राचीन राजवंश है संपूर्ण संगम साहित्य का। ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तमिल इलियड, शिलप्पाधिकारम, तमिल ओडिसी, आपने मणिमेखले, तमाम चीजें कल समझ ली, देख ली। अब आज की बात को मैं थोड़ा और विस्तार दूंगा। कल तक आप लोगों ने एक बात और देखा था कि पांड्य राज्य में, ये पांड्य राज्य है, पांड्य राज्य में समुद्र पूजा का प्रचलन था। लेकिन यदि मैं चेर राज्य की बात करूं तो चेर राज्य के अंदर इस बात को आपको बेहद गंभीरता से ध्यान पूर्वक समझना होगा। यहां पर कर्णगी पूजा या पत्तिनी पूजा, जिस पर सबसे ज्यादा जो प्रकाश डाला जाता है वो तमिल साहित्य शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम जो एक जैन आचार्य की रचना है, जिसका नाम हमारे सामने आता है इलंगो आदिगल की रचना है। और ये चेर राज्य की कहानी है कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण कोलवन, उसकी पत्नी कर्णगी, जब एक एक नृत्यांगना के प्यार में पड़ जाता है, ये ब्राह्मण व्यापार करने के लिए बाहर जाता है, माधवी, और फिर कौलवन और माधवी से मणिमेखले उत्पन्न हो रही है। यानी कि मणिमेखले जो ग्रंथ है तमिल साहित्य का, उसका विषय वहां पर से आरंभ हो रहा है जहां पर शिलप्पाधिकार की कथा समाप्त हो जाती है। तो ये जो कर्ण की पूजा या पत्तिनी पूजा है, समझना इस सारी बात को, असल में इसका संबंध चेर राज्य के भी नरेश शेनगुट्टू वन से है। और शेनगुट्टू वन का संबंध कहते हैं कि कोलवन से भी निकलता है, जी एक नाम हो, ठीक है, वो बड़ी पुरानी सी बात है। इसका मतलब चेर नरेश, केरल राज्य के नरेश शेनगुट्टू वन के काल में के राज्य में ही पत्नी पूजा या पत्नी पूजा या कर्ण की पूजा का आरंभ हुआ था। ठीक है सर। और जो हमने कहा कि जो महापाषाणिक जो संस्कृति है दक्षिण भारत की, इसको आप मेगालिथ कल्चर भी पुकारते हैं। अब देखो जब बातें खुलती तो भी कितनी सारी बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि इस अध्याय का तो आरंभ भी मेगालिथ कल्चर से हुआ है। तो मेगालिथ कल्चर में आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी बहुत अच्छे से, बहुत करीब से, कि मेगालिथ कल्चर का था महापाषाणिक संस्कृति। क्योंकि ये महापाषाणिक संस्कृति कब्रों से प्राप्त वस्तुओं, बड़े बड़े शिलाखंडों से घिरी हुई कब्रों से प्राप्त वस्तुएं, और तमाम वस्तुएं लोहयुगीन हैं। आपने पढ़ा ना इस बात को? मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपके सामने इस सारी बात को, ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। यदि
हम बात कर रहे हैं, याद रखना मैं संगम पर ही सिर्फ चीजों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी काम आना है। यदि हम मेगालिथ कल्चर की बात करते हैं तो ये महापाषाणिक, महा, या इसको आप बृहद यानी कि मेगा, बड़ा, पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी हम पुकारते हैं, जानते हैं। और चूंकि महापाषाणिक संस्कृति की जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो हमें कब्रों से प्राप्त हो रही है। ये कब्रें दो तीन चार प्रकार की पाई गई है जो बड़े बड़े पाषाण खंडों से घिरी हुई है। इनमें सबसे विशिष्ट प्रकार की जो कब्र है उसके बारे में मैं आज आपको चर्चा करूं। वो कब्र कहलाती डोलेमान। डोलेमान असल में वो कब्र है जो तीन तरफ से पत्थर से घिरी हुई है। याद रखना, आगे और पीछे, और अगला जो हिस्सा है ये लिथ है। लिथ आप समझते हैं स्टोन्स, तीन तरफ से पत्थरों से घिरी हुई है। और ऊपर की तरफ जो ऊपरी हिस्सा है तीन तरफ से पत्थरों से, एक पीछे की तरफ, अगला हिस्सा खुला हुआ है। और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्टोन प्लेट, शिलाखंड रखा हुआ है। इस तरह का जो आकृति कहलाती है डोलेमन कहलाती है। इस डोलेमन से संबंधित, इस तरह की आकृति संबंधित हमें चेर राज्य में, जो मैंने कहा कर्णगी या पत्तनी पूजा से संबंधित हमें मंदिर नुमा स्मारक भी पाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार की जो स्टोन्स, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है, प्रस्तर स्मारक है, उनसे संबंधित हमें हीरो स्टोन्स भी पाए जाएंगे। अभी आप लोग आगे जाकर इन तमाम चीजों को पढ़ोगे। हीरो स्टोन्स भी पाए जाएंगे जिनको नायक पत्थर या वीरकल या वीरगल या नडुकल के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि इन कब्रों में आप जानते हैं कि ये कलश संस्कृति से भी संबंधित है। और इन कब्रों में दो प्रकार की वस्तुएं सबसे ज्यादा पाई गई हैं जिनसे हमें इस मेगालिथ कल्चर, और संगम थोड़ा इसके बाद का है। संगम का संबंध बेसिकली साहित्य और आर्कियोलॉजिकल आर्टिकल्स हैं, क्योंकि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते संगम काल में हमें दक्षिण भारत का जो इंडियन पेनिनसुला का जो एरिया है, फार डिस्टेंट जो एरिया है, चाहे वो वेस्टर्न एंड हो चाहे वो ईस्टर्न एंड हो, हम जानते हैं स्पेशली ईस्टर्न एंड में जो पडिचेरी अरिकमेडू वाला हिस्सा, वहां पर रोमन टाउनशिप, रोमन कॉइन्स और रोमन नरेशो ऑगस्टस जैसों की हमें काफी अवशेष पाए गए। और एम्फोरा, शराब परोसने के मिट्टी से बने जार और पात्र, उनमें से कई तो सील पैक जो लंबी दूरी की समुद्री जहाजी यात्रा के लिए भी रखे जाते हैं। आप सोचना हेमंत और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, कितना लेवल रखकर आपको टीचिंग के लिए उतरना पड़ता है। टीचिंग सबसे आसान काम है। अच्छी टीचिंग जो आपकी सांसों के साथ साथ वो कंटेंट उतरे और आप कनेक्शन फील करें क्लास में अपने टीचर के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसके लिए आपको प्रवीणता, कुशलता, दक्षता और कमांड चाहिए, नियंत्रण चाहिए, फ्लो चाहिए आपको अपने कंटेंट डिलीवरी के अंदर। ये हमें बड़ा उसके साथ एहतियात के तौर पर ध्यान रखना होता है। तो डोरेमोन जैसी संरचना हमें एक तरफ जो नायिकाएं हैं जैसे कर्णगी, शेंगुट्टुवन जो चेर राज्य, चेर नरेश है, उसके काल में चेर वंश के अंदर। और हीरो स्टोन्स, हीरो स्टोन्स तो तमिलनाडु कर्नाटक सब जगह पाए गए हैं संपूर्ण। हीरो स्टोन्स, ये हीरो स्टोन्स ही तो है जैसे भारत में। इवन मेरे गांव में मैंने इस हीरो स्टोन संबंधित सती स्मारक देखे हैं। मेरे खेतों में भाई, मैं हवा में बात नहीं छोड़ रहा हूँ। बल्कि अब तो जितना मैंने रिसर्च अभी इस चैप्टर पे किया, अब तो मेरे अंदर दोबारा जाके इस चीज को हो रही। पहले तो बेवकूफ थे, जानते नहीं थे गांव में तालाब के किनारे भाई ये कौन से पत्थर है। अब तो जाकर एज ए रिसर्चर का एक परसेप्शन रखकर
एनालिसिस करूंगा, स्टडी करूंगा उनको कहाँ रखे हैं या है या नहीं है। जहां तक मेरे को मालूम है शायद मंदिर में रखवा दिए गए हैं मेरे गांव के अंदर, 12 डिस्ट्रिक्ट में। तो डोरेमोन जैसे स्मारक हैं और पूरे भारत में इनको अलग अलग, लेकिन नायक की जहां शहादत हो रही है अपने कबीले या अपने जनता की रक्षा, गायों की रक्षा, जो लड़ते हुए सेल्फ इमोलेशन, आत्मोत्सर्ग कर रहे हैं, जहां उनका बलिदान हुआ वहीं पर एक पत्थर रख दिया। इसके भी, ये पत्थर सिर्फ नहीं गए पत्थर रख दिया ना, बाबू कर्णगी पूजा के लिए हिमालय से पत्थर मंगवाकर गंगा नदी में उस पत्थर को रखा गया था। जिस प्रकार से एक मूर्ति के अंदर देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार का ये धार्मिक अनुष्ठान था माय डियर। हीरो स्टोन, वीरगल या वीरकल या नेडुकल या नायक प्रस्तर खंड, शिलाखंड के रूप में हीरो स्टोन की जो पूजा हो रही है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जितनी बात हम कर रहे हैं उतना तो शायद ही कोई लेकर आप लोगों को इन चैप्टर्स में यात्रा करवाए। पहली बात तो तमिल शब्द है, वैसे प्राण खाते हैं, और इतनी गहराई में जाने की फुर्सत लोगों के पास है भी नहीं, मोटा मोटा पढ़ाया और निकल लिए। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से फीस ली है, जितना चाहा उतना आप लोगों ने दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि जितनी आपकी सोच है उससे ज्यादा मैटर आपको मिले और अच्छे सलीकेबद्ध तरीके से मिले। तो डोरेमोन जैसी संरचना को विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्न के रूप में आपके सामने यदि यहां से आता है तो आता ही आता है। अब जो ये कब्रें हैं, यहां पर एक बात बड़ी विशिष्ट है कि इन कब्रों से हमें दो प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनसे महापाषाणिक संस्कृति पर विशिष्ट प्रकाश पड़ता है। एक तो लौह वस्तुएं, एक तो लौह वस्तुएं और एक काले लाल मृद भांड। इसका मतलब यदि प्रश्न आ जाता है, क्योंकि देखो प्रश्न इसी तरह से निकलेंगे, यदि प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति में लोहयुगीन बर्तन कौन से हैं, मृद भांड कौन से हैं, समझ रहे बात को? आयरन एज पॉटरी कौन सी, तो आप लोग कहेंगे काले लाल मृद भांड। अब यहाँ इस चक्कर में पढ़ना कि साहब उत्तर भारत में जो अपने को पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, रेड वेयर्स या ग्रे पेंटेड ग्रे, वो संस्कृति बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आप स्टोन एज के बाद कॉपर एज और उसके बाद ब्रॉन्ज एज पाओगे, फिर आयरन फेज पाओगे। एंड इन साउदर्न जो पेनिनसुला एरिया है, वहां पर कॉपर और ब्रॉन्ज एज टोटली मिसिंग है। तो इस बात को समझिएगा कि इन बर्तनों की रिम है, जो सतह है, जो मुहाना, वो तो काला है और शेष इसका लाल है, इसीलिए इनको काले लाल मृद भांड के नाम से भी जाना गया है। तो यदि प्रश्न आता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति को जानने के स्रोत, सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो आपके सामने आ गया कब्रों से प्राप्त वस्तुएं, बेसिकली जिनके अंदर मिट्टी के बर्तन है, लोहे की बनी वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन कौन से, काले लाल मृद भांड एवं संगम साहित्य है। हेमंत बताइएगा, यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं आई, क्लियर कीजिए। देखिए अभी तक मैं पीडीएफ को उस रूप में नहीं खोल पाया हूं, समझाने पे मेरा इस चैप्टर पर अभी तक जोर है और उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आपने बखूबी समझ ली होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने कहा था कि संगम साहित्य के में दो भाग पाए जाते हैं, मेलकनक्कू आख्यानात्मक ग्रंथ है, 18 के ग्रंथ हैं, इनके दो भाग हैं, एटुट्टके एवं पट्टुपुट्टु या पत्तुपुट्टु। याद रखना इस बात को, एटुट्टके एवं पट्टुपुट्टु। और मेलकनक्कू तिलकनक्कू जो है वो 18 लघु ग्रंथ हैं, उपदेशात्मक ग्रंथ हैं। और याद रखिएगा इन्हें पटिनेडुकल कणक्कू के नाम से भी जाना जाता है, पटिनेडुकल कणक्कू, पटिनेडुकल कणक्कू, जिसकी रचना तृतीय संगम काल के दौरान हुई थी। क्लियर है साहब? थोड़ा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक तो खैर आपने देख ही लिया है। अब यदि मैं बात करूं एटुट्ट के, तो चूंकि दो भाग आपने देखे, मेलकनक्कू किलकनक्कू, मेलकनक्कू
जो आख्यानात्मक है 18 लघु मुख्य ग्रंथ हैं, जिसके दो भाग है, एटुट्टिक और पट्टुपुट्टे पट्टुपुट्टु। तो एटुट्टुके की बात कर रहा हूँ, जो मेलकनक्कू का प्रथम भाग है। मेलकनक्कू का भाग है, एटुट्टुके अष्ट संग्रह है। मतलब टोटल कितने हैं? मेलकनक्कू में 18 मुख्य ग्रंथ। इसके कितने भाग हैं? दो, एटुट्टुके एवं पट्टुपुट्टु। तो ये तो है 8, ये है 10, टोटल कितने हो गए? 18। तो एटुट्टुके 8 पद्यों का संकलन है, और इनमें आप याद रखना पद्यत्तु या के अंदर, अब ये पट्टुपुट्टु अलग है और पद्यत्तु अलग है। तो पद्यत्तु जो है उसमें 8 चेर शासकों का वर्णन है। मेरे पास कोई चारा नहीं है माय डियर, ये याद रखने ही पड़ेंगे। पद्यत्तु 8 चेर शासकों का वर्णन मिलता है। दोबारा याद रखना, जो चेर शासक अभी तक आपने पढ़ा वो शेनगुट्टू वन है। इसके काल में हमें कर्ण की पूजा या पत्तनी पूजा का प्रारंभ होता नजर आता है। परिपादल, परिपादल को हमने कहा था तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संगम, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है। और ये गहरा चांटा है उन लोगों के लिए जो बकवास करते हैं कि उत्तर भारतीय संस्कृति और दक्षिण भारतीय संस्कृति, बोथ थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। Is there any difference between the North Indian and the Southern Indian culture? If we are finding the stories and the epic stories and the myth regarding the Indra and the Durvasa, ऋषि दुर्वासा, कहाँ? तमिल संगम लिटरेचर में बाबा। आप सोचिएगा, परिपादल जो तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है, उसमें गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने जो दुर्व्यवहार किया, जनरली ये बात तो हम इधर पढ़ते हैं, वहां क्यों मिल रहा है रे? क्यों मिल रहा है? इसीलिए कहा गया है भारत एक शरीर है जिसके अंगों की बनावट अलग अलग हो सकती है बाबू, आत्मा का सार सब जगह एक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ में आ रही बात लाला? तो पद्यत्तु कैसे मांडोगे? पद्यत्तु 8 चेर शासकों का वर्णन। और परिपालन, इसमें मयूर नृत्य का भी वर्णन मिलता है। आप प्रश्न आ सकता है तमिल काव्य कौन सा है जिसमें मयूर नृत्य की जानकारी में प्राप्त होती है? आप लोग बड़े प्यार से कहोगे लाला परिपादल। ठीक, नेक्स्ट, कलित होके विवाह प्रथाओं का वर्णन। कल वाला सेशन अपन ने काफी। अब एक और है नन्निन ने। अब याद रखना, कर्णगी अलग है, नन्निन ने अलग है। कर्णगी पत्तनी पूजा है, कोलवन की पत्नी जो कर्णगी है उससे संबंधित। पंच तिथियों का उल्लेख मिलता है। मूल्य, अरण्य भूमि, मरुथम, कृषि के लिए जोती गई भूमि। ठीक है, मूल्य तो अरण्य भूमि, अरण्य का तो जंगल से यहाँ पर नन्निन के अंदर। हम बात कर रहे हैं एटुट के 8 पद्य। इसके अलावा पहले निर्जल स्थल, नीथल, समुद्र तट, पुरीजी, पर्वत प्रदेश और अहनानुरूप। मथुरा निवासी रुद्र शर्मन ने पांडे नरेश उग्र पैरू अनुदी के संरक्षण में रचना करी थी। अहनानुरूप आप लोग जानते हो, अहनानुरूप की के बारे में हमें मौर्य काल में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये मथुरा निवासी था रुद्र शर्मन ने पांडे नरेश उग्र पेरू अनुदी के संरक्षण में एटुट्टुके के इस अहनानुरूप काव्य की रचना की थी। दूसरा है पट्टुपुट्टु, इसका मेलकनक्कू का दूसरा भाग, मेलकनक्कू का। और ये इसमें 10 गीत है, क्योंकि 8 तो एटुट्टुके में आ गए हैं। इसमें चेर शासकों का वर्णन है, यानी कि मेलकनक्कू में चेर शासक प्रधान है। अब जैसे अहनानुरूप की बात है कि रुद्र शर्मा ने इसकी रचना करी पांडे नरेश के संदर्भ में, इसको आपने क्या कहा है? उग्र पेरू अनुदी के संरक्षण में। तीसरे संगम के 10 ग्राम्य गीत इसमें मिलते हैं पट्टुपुट्टु में। जैसे एक है नेशनल वाणे, इसकी रचना नक्कीरर के द्वारा की गई है।
इसमें युद्ध और युद्ध में जाने वाले पति के वियोग में जीने वाली एक नायिका की मार्मिक कथा का वर्णन हमें मिलता है। इसके अंदर याद रखिएगा नक्कीरर की रचना नेडनल वाड़े के अंदर। आगे देखिएगा दूसरा है पेरुम्पन त्रुपुत्तु, नहीं मैं भी गलत बोल गया, पेरुम्पन या पेरुम्प नत्रुपुदे, ये सही उच्चारण है इसका। दोबारा देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर। पेरुम्प एक तो ये आ गया, पेरुम्प नत्रु, और फिर आगे आपके दे, लीजिए कमेंट, ये पढ़ना, ये पढ़ा भी नहीं हेमंत, यही तो टीचिंग निखर के आनी चाहिए बाबू। जो पढ़ा नहीं जा रहा, यही फिल्म डिटर्मिनेशन है, उसे जुबान पे लाके टिका देंगे यार। इतना स्ट्रगल कर लो कि अपनी पीढ़ियों को दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देना पड़े, जब संघर्ष की बात आए तो खुद का संघर्ष इतना रहे। तो याद रखना, पहलू आप ये भी कह सकते हो, देखो इसको दो रूप में भी आप कह सकते हो, मैं और आसान रास्ता बता दूं। पेरुम्पन त्रुपुदे, ये लीजिए, पेरुम्पन त्रुपुदे, ये भी कह सकते हो मुश्किल का छूना है। हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। देखिएगा पेरुम्पन त्रुपुदे के बारे में, इसके रचनाकार हैं रुद्रन कन्नार, जिन्होंने कांची शासक तोंडेमान का वर्णन किया है। कांची, कांचीपुरम, याद रखना, कुहार वाला जो मामला है, कावेरीपत्तनम वाला। सो कांची शासक तोंडेमान का वर्णन है। अगला जो ग्रंथ है वो है पत्तिन पाले, इसकी भी रचना रुद्रन कन्नार के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। तो दो ग्रंथ रुद्रन कन्नार के आगे हैं, दोबारा देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी, दो ग्रंथ, एक है पेरुम्पन त्रुपुते, क्लियर, रुद्रन कन्नार कांची नरेश तोंडेमान का वर्णन किया है। दूसरा पत्तिन पाले, इसमें चोल बंदरगाह पुहार या कावेरी पत्तनम का वर्णन मिलता है। चोल बंदरगाह पुहार या कावेरी पत्तनम का हमें यहाँ पर, अच्छा इसमें जो ये पत्तिन पाल है, इसमें तमिल क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापार को भी प्रकाश पड़ता। विदेशी व्यापार बेसिकली याद रखना, रोमन साम्राज्य के साथ हमें जो विदेशी व्यापार प्राप्त होता है, समझ लीजिएगा इस चीज को, वो हमें गरम मसालों का व्यापार प्राप्त होता है। और जो ये पत्तिन पाले जो ग्रंथ है रुद्रन कन्नार की, ये योद्धा के समर भूमि में जाने की इच्छा, आप याद करिए, चालू जो रतन सिंह चुंडावत और सलह कंवर बेई जो पड़ोसन है बूंदी से, राज सिंह का जब औरंगजेब के साथ युद्ध था, मेवाड़ वाली जो बात मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उसमें भी तो यही था कि जो नायक है रतन सिंह चुंडावत, वो लड़ने चले गए, लेकिन उन्हें याद सताई सलह कंवर की और निशानी मंगवाई, तब हाड़ी रानी शीश कटायो निशानी भेजी, कि जिस मोह में तुम पड़े हुए हो वो धागे इतने मजबूत नहीं हैं। तार यदि आत्मा का जुड़ा हो, तार यदि मोहब्बत रणभूमि में, समर भूमि में मातृभूमि की रक्षा, तो वो मोहब्बत का जज्बा हो, तो याद रखिएगा उससे अच्छी खुशबू और उससे अच्छा नशा मोहब्बत का कुछ और नहीं आ सकता है। कि नहीं मेरी इच्छा कि मैं किसी सुंदरी के गजरे का पुष्प बनूं, किसी देवता की माला का पुष्प बनूं, यदि है मेरी इच्छा, तो जो नायक रणभूमि में जाते हैं उनके पैरों की राह में बिछने वाला पुष्प बन। मोहब्बत हो तो इस तरह की हो कि तिरंगे में, तिरंगे को ध्वज लहराते हुए लेकर जाओ, लिपट कर आओ, तिरंगे में लिपट कर आओ। तो यहां पर क्योंकि जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं,
वहां इस तरह की फालतू बातें नहीं थी कि तेरी आंखों में मुझे, यहाँ एक ही बात थी, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर शीस पड़े धड़ तड़ फड़े जद छूटे जालो। कि मर्दानगी निहत थे शेर के जबड़े में हाथ डालकर जबड़े को चीरने में, गाय ब्राह्मण स्त्री मातृभूमि की रक्षार्थ में। ये ब्राह्मण का मतलब जातिगत ब्राह्मण नहीं है, ये वो ब्राह्मण है जो आपके द्वारा दिए गए अन्न पर जीवित रहकर नैतिक आचरण संस्कारी जीवन का पालन करते हुए ब्रह्म अध्ययन में लीन रहा करते थे। मेरे से ब्राह्मणों की बात ना कर रहा हूं। आजकल की मर्दानगी अखबार रंगे पड़े हैं। बहरहाल, क्योंकि अभी संगम काल में आप जो मैंने अभी कहा डोलेमन वाली जो बात, हीरो स्टोन वाली जो बात, कर्ण की पत्नी पूजा वाली बात, वो आजकल की जनरेशन के नहीं समझ में आएगी बाबू। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब समझ में आएगी क्या कि कन्या के विवाह संबंधित तेल की रस्म एक बार होती है? लोग बात कहेंगे क्या सिर्फ एक बार? ना भाई, जिंदगी के मजे ना आए एक बार से तो क्या हो। इंद्राणी मुखर्जी की तो कहानी बाकी आपने पढ़ी होगी। तो चाहे कर्ण की पूजा हो, चाहे सतित्व या कौमार देवी के रूप में कर्ण की पूजा हो, या करवा चौथ की बात, ये पति के लिए, दोनों पति पत्नी के समर्पण भाव की निशानी है, जिस फिलोसफी के रूप में देखता हूं। इसके लिए पति का होना जरूरी है, और वो भी वैवाहिक पति का, सिर्फ एक ही पति का। तो ये जो वामपंथन जो घूम रही है ना, और बाकी जो चिच्चा की जो परंपरा वाले जो लोग हैं, चिच्चा और महात्मा वाले, उनके ना समझ में आई। तो योद्धा के समर भूमि में जाने की इच्छा और प्रेयसी के आकर्षण के अंतर द्वंद्व का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया गया है। याद रखना, पत्तिन पाले नामक रुद्रन कन्नार की तमिल काव्य के अंदर। इसकी कहानी अश्व घोष के बुद्ध चरित्र से मिलती है। अब अश्व घोष आप जानते हो, बौद्ध आचार्य, बौद्ध दार्शनिक। रुद्रन कन्नार को अब आप समझिएगा, पत्तिन पाले कितनी बड़ी रचना होगी कि इसके रचनाकार रुद्रन कन्नार को चोल शासक करिकाल, करिकाल बड़ा खतरनाक चोल नरेश था, जिसने जब चाहा तब जो अनुराधापुर है श्रीलंका की राजधानी, उसके जब मार मूर कर कई बार बंदी बना के लाकर पटकाया करिकाल ने, चोल शासक। संगम काल का सबसे प्रख्यात चोल नरेश यदि कोई है तो वो करिकाल है। करिकाल ने पत्तिन पाले की रचना से प्रभावित होकर रुद्रन कन्नार को, अब भाई मेरे ये बात गले नहीं उतरती है जो यहाँ प्रसंग की थी, 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं, हो सकता है 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। इसी प्रकार का कन्नियार ने एक ग्रंथ और लिखा चोल शासक करिकाल के प्रशंसा में, वो है पौरुन रात्रुपुदे। याद रखना, पौरुन रात्रुपुदे, दोबारा देखिएगा, पौरुन रात्रुपुदे किसकी रचना है? कन्नियार की, जिसने चोल शासक करिकाल की प्रशंसा में। देख लीजिए हेमंत, मुझे नहीं पता आप मुझे कितना भला बुरा बोल रहे हो, अध्याय बोले कितना अच्छा बुरा बोल रहे हो। मैं भी आप सोचोगे सर बाद में पढ़ा लेते, तब तक तो चेन रहता। लेकिन बाबू लोहे के चने अभी चबा लो, बाद वाले चैप्टर्स में क्या अपन बर्थडे के काट देंगे। ये आपको ऐसी बात नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है हेमंत बहुत अच्छे से, जितना मैं आपको जानता हूँ। हाँ, जो अध्याय निकल चुके हैं उनकी तुलना में थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं। देख लीजिए और देखकर मुझे इमीडिएट बताइए कि समझ में आया नहीं आया, ताकि फिर हो रहा है। लगेगा वक्त लग जाएगा इस अध्याय में, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो। वैसे भी कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन जो पहले समय से पहले जाग गया, जो समय से पहले सचेत है, अपनी तैयारी रख रहा है, फीस उतनी देनी पड़ेगी। अपनी फीस में जिंदगी में शायद ही कोई कमी हो। जो 8,000 रुपये फीस है वही रहेगी, इवन बढ़ेगी ही सही। और ये तो चूंकि उस दौर में है जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब मैंने समझौता नहीं किया, तो आगे तो फिर कोई कलर ही नहीं है।
तो कौन सा फर्क पड़ गया यार, जब पैसा दिया है तो आराम से पढ़ो ना, खूब रच रच के पढ़ो। आधे विभाग को अपने लपेट ही दिया, आधा मध्यकाल पहले निकाल चुके हैं, आधे के लगभग प्राचीन अब निकल गया। हालांकि मैं दोबारा पढ़ाऊंगा मध्य भी और आधुनिक भी, अभी राजस्थान हिस्ट्री भी और वेस्टर्न हिस्ट्री भी। तो जितना अच्छा हो सकता है पढ़ते रहो। और अभी तक तो मैं दोबारा ऑर्डर नोटिफिकेशन जैसी कोई चीज हमारे सामने है भी नहीं। बहरहाल बताइएगा हेमंत, समझ में आया नहीं आया, देख लीजिए, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। चलो बाबू आगे। बिल्कुल सर, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, अभी देखते रहो। अभी जो ग्रंथ आएंगे ना, शिलप्पाधिकारम मणि मेखले, जो वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे, मैं तुझसे बिछुड़ कर जिंदा रहूं, खुदा ना करे। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं। अभी देखिएगा, इसी इसी कौन सा अध्याय चल रहा है यार, ये भूल गया मैं तो। संगम काल में देखना, इनकी रचनाओं में देखना, जो मजे आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कहानी कहने वाले के प्रस्तुतिकरण में रोचकता कितनी है और सुनने वाले के जहन में जिज्ञासा कितनी है, इसी पर डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, तो पौन राष्ट्र दे। इसके अलावा मरुदनार की एक और रचना है मधुरै कांची, क्योंकि ये तो नाम से ही आ रहा है, मधुरै कांची, कांचीपुरम, मदुरई। तो ये पांड्य राजधानी है और इसमें पांड्य नरेश, याद रखने का बड़ा खतरनाक सा मामला है। तलेयालंगानम नेडुंजेलियन का वर्णन मिलता है, याद रखना। तलेयंगानम नेडुंजेलियन was the king of Pandya and the Madura और कांचीपुरम। मदुरै कांची इसे ये रिटर्न हुआ था किसका, मरुदनार का। इसमें पांड्य नरेश, याद रखिएगा। तलेयालंगानम नेडुंजेलियन का वर्णन मिलता है। नथनार की रचना है, याद रखिए, याद रखना। सिरुपानात्रुपदे, सिरुपानात्रुपदे नथनार की रचना। इसमें चेर शासक कुट्टवन, अब याद रखना, शेर कुट्टवन अलग है चेर शासक में, और कुट्टवन अलग है। इसमें चेर शासक कुट्टवन को हिमालय पर झंडा गाड़ते हुए बताया गया है। ये हो गया आपका मेलकनक्कू का पहला भाग, एक्ट के। अब मेलकनक्कू का दूसरा भाग में ले रहा हूं, पट्टुपुट्टू। सॉरी 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 सॉरी, मेलकनक्कू के दोनों भाग हो गए, एटुट्ट के और पट्टुपुट्टू। अब चल रहा है किल्कनक्कू, जिसमें 18 लघु ग्रंथ हैं, जिनको पटिनडिगल कणक्कू के नाम से भी जाना गया है, और ये उपदेशात्मक ग्रंथ हैं। Isn't it? अब बोल लेना। तो किल्कनक्कू दूसरा भाग है संगम साहित्य का, उपदेशात्मक ग्रंथ है। 18 लघु ग्रंथ है जिनको पटिनडिगल कणक्कू कहा गया, जिनकी रचना तृतीय संगम के दौरान हुई है। और इनमें तृतीय संगम के जो तीसरे संग्रह ग्रंथ में एक आता है नल दियार, श्रेष्ठ आचार संबंधी कविता है। आचार का मतलब कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, आपका वर्ड अफेयर क्या है, आपको व्हाट शुड टू डू और नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी चर्चा हमें प्राप्त होती है नल दियार। इसमें कुछ हमें कविताएं मिलती है, इनके शीर्षक है, मूर्खों की मित्रता की अपेक्षा उनकी घृणा ज्यादा अच्छी है, दीर्घ काल तक के उनकी अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लंबी बीमारी पालो, उससे बढ़िया है टे बोल जाए, राम नाम सत्य कर ले, दुख तो ना पाए लाला। अधिक प्रशंसा से मृत्यु श्रेयस्कर है, बरगद और नीम के वृक्ष दांत के लिए उपयोगी होते हैं। आप इनमें साइंस देखिए, इनमें आरोग्य शास्त्र देखिए, मतलब जीवन का सार है। एंड इसीलिए मुझे मेरी संस्कृति पर, चाहे वो रेगिस्तान की हो, चाहे वो आपके एमपी की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान पाकिस्तान तो क्या है, हमारी नाजायज बात है। हमने तो पैदा किया था 14 अगस्त की रात। ननमणिक, अब देखिएगा इसका नाम देखिएगा, ननमणिक देके, नन मणिक देके, लीजिए। तो इसका रचनाकार है नागनार, और ये धन वैभव की विशेषता पर जोर देते हुए क्या बोलता है कि सुख प्रेयसी की वाणी तथा सदाचार उदार हृदय में मिलता है। खैर मैं हम लोग मैं
मैं एग्री नहीं हूँ, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो ग्रंथ है याद रखना, नन्मणिक देख के नागनार की रचना है, कारनाथ पथु जो एक और रचना, उसमें वैदिक यज्ञों की जानकारी मिलती है। अब हमने जो कहा था कि ऋषि अगस्त्य ने उत्तरी भारतीय संस्कृति को दक्षिण भारत में तमिलकम तमिश्कम प्रदेश में प्रचारित किया, आपके सामने सार आ रहा है। अब है कल्ली वल्ली नारपथु, कल्ली वल्ली नारपथु यह अगला ग्रंथ है। इसमें चेर शासक कणिक का लैरुम पौरे तथा चोल शासक शेन गणान के मध्य हुए संघर्ष, और चोल शासक यानी कि शेन गणान की विजय और चेर शासक कणिक का लैरमपोरे को बंदी बनाए जाने का उल्लेख हेमंत, तुम याद रखोगे मुझे, सच्ची बात है मेरे भाई, इनका प्रोनाउंसिएशन ही आदमी की जान निकाल दे। इससे बढ़िया तो आदमी बोले भाड़ में जान दो यार, इस चक्कर को छोड़ो, साले 2-3 प्रश्न आएंगे भाड़ में, कोई ना, हम दूसरे याद कर लें। लेकिन अपने को उन 2 प्रश्नों पर भी जोर डालना है, तो 2 प्रश्न बाकी लोगों की गणित बिगाड़ता है, याद रखना इस बात। तो वास्तव में जुबान जो है ना खराब हो जाए, इंसान की भाषा पूरी खराब हो जाए, कि जो ग्रंथ है कल्ली वल्ली नारपथु, इसमें चेर शासक और चोल शासक के मध्य संघर्ष की जानकारी मिलती है। इसमें चोलों की विजय होती है, चेरों को बंदी बना लेते हैं। तो जो चोल शासक जो विजय होता है उसका नाम है शेन गणानन, गणान है ना। और जिस चेर को, जिस केरल के नरेश को बंदी बना, उसका नाम आपको प्राप्त होता है कणिक का लैरुम पोरे। अच्छा लग रहा है हेमंत? देखो यार, हेमंत के अलावा भी क्लास में है। अरे घर में तुम नहीं बैठे हो यार, बोला करो भाई, ऐसी क्या नाराजगी लेके बैठता है, हाई लो तो कर लिया कर, स्मार्ट बंदे। आप सोचिएगा मैं शार्प 7 बजे क्लास स्टार्ट करता हूँ, बिना ये देखे कि आप लोग क्लास में आए हो या नहीं आए। तो मेरा सिंपल ये रहता है कि अपन अपना काम अपने को ईमानदारी से करना है, ठीक है। बाकी लोगों की, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, कोई नहीं आता तो ये तो है नहीं कान पकड़ के बाहर निकालो यार, मैं कुछ बोलूं उस व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि एडमिशन बिल्कुल ही नहीं है, एक अच्छी खासी संख्या है, आया करो रे। एक और ग्रंथ है आपके सामने, इन्हीं यवेनार पथु, इसमें 124 उन वस्तुओं का उल्लेख है जिन्हें पाने के लिए मनुष्य लालायित रहता है, यानी कि वो भौतिक वस्तु है जो लौकिक सुखों की प्राप्ति करती है। उन 124 आर्टिकल्स की जानकारी मिलती है। अब मैंने कहा था कुरल या तिरुकुरल, यानी कि कुरल और तिरुकुरल का संबंध पटिनेटिकल कणक्कू जो किल्कनक्कू का भाग है उससे संबंधित। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तिरुवल्लुवर के द्वारा, जो तब सबसे प्राचीन तमिल साहित्य है, सबसे प्राचीन तमिल साहित्य है, तमिल काव्य का आधार स्तंभ है। तो कुरल या तिरुकुरल, तिरुकुरल कुरल या तिरुकुरल, ये तिरुकल्लूर का की रचना है। और इस तिरुकल्लूर उसकी पत्नी अव्वे की अनेक बार इसमें जानकारी या हमें वर्णन प्राप्त होता है। रचना का उद्देश्य, इसमें तिरुवल्लुवर अपने मित्र श्रीलंका नरेश इलल और उसके पुत्रों को शिक्षा देना चाहता था। जैसे आपको मालूम है नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए राजकुमार को विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों का की रचना की थी। उसी प्रकार से कुरल या तिरुकुरल का संबंध तिरुवल्लुवर का अपने श्रीलंका नरेश इलल और उसके पुत्रों को शिक्षित करने से उसका सीधा संबंध था। तो कुरल या तिरुकुरल को, जो तिरुवल्लुवर की रचना, उसको तमिल साहित्य का पंचम वेद, तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ, तमिल साहित्य के त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, राइट, और सबसे प्राचीन संगमकालीन ग्रंथ भी कहा गया है। चारों वेदों का सार एलादी मिलता है। औषधीय ग्रंथ कौन सा है? चिरु पंचकल्लम। और चारों वेदों का सार एक और में मिलता है, याद रखना, तिरी कदुकम में, और आचार कोवि में भगवान शिव की हमें आराधना मिलती है। हेमंत, आगे क्लास को बढ़ाऊं या यहाँ तक ठीक है? आज जानकारी दीजिएगा। हाँ तिरुवल्लुवर में, वो मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया था। तो आज का यहाँ तक का ठीक है हेमंत, कंटेंट बहुत है मेरे पास, अभी मैं क्लास को आगे ले सकता हूँ।
या आज इतना कर लोगे बहुत है, कल क्लास को आगे लें फिर अपन। बताइए, मैसेज करिए मुझे तुरंत। अच्छा बहुत है। अच्छा सही से बताओ, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे कोई घटना, अब देखो कितनी अच्छी बात है, अभी आपने टोक दिया कि सर तिरुवल्लुवर आएगा यहाँ पर, कुरल या तिरुकुरल के लेखक के रूप में। अब आप एक एक काम करना हेमंत, आप मुझे मैसेज भी कर देना कि सर वहाँ करेक्शन कर दीजिए, तो मैं यदि मैंने मेन नोट्स के अंदर भी गलती की होगी, जो नोट्स आपको मिलेगा, तो मैं उस कॉपी में भी, सॉफ्ट कॉपी में अपडेट कर दूंगा। आप लोग अपना काट कर उसको सही लिख लीजिएगा, ताकि आगे जिनको भी नोट्स मिले तो वहाँ गलती ना रहे। तो एक तो मुझे मैसेज डाल देना अभी व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, तो मैं उसको देख लूंगा। और बहरहाल ठीक है। अ, आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं कि लगातार पढ़ते रहिए। और चैप्टर बहुत हैवी कंटेंट वाला है, तो बहुत पेशेंसफुली आपको चलना है आगे, बड़े धैर्य पूर्वक। और यकीन मानिएगा कि आपने इन चैप्टर्स का कमांड कर लिया, ये सबसे टिपिकल चैप्टर्स में से है कि जो उनका जो एक अच्छा, अच्छा कम ही ठीक है, ओके चलेगा। तो यदि आपकी ये इच्छा तो सर आंखों पर चलेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। सो विश ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट। कल कल शाम को एग्जैक्ट 7 बजे अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।